रूसी तेल खरीदने अमेरिका ने भारत पर झाड़ा रोक, तो भारत के सपोर्ट में अब पुतिन ने तोड़ डाली सारी हदें। रूसी तेल पर सिर्फ भारत के लिए पुतिन ने दे दिया ऐतिहासिक रिकॉर्ड डिस्काउंट। अमेरिकी दबाव की उड़ी धज्जियां। ट्रंप ने भारत को रूसी तेल छोड़ने का दिया अल्टीमेटम। रूस ने काटा पलटवार। इधर छलकने को आया भारत का तेल खजाना। बड़ा खुलासा, हिंद महासागर से लेकर मध्य एशिया तक फैल रही भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी, चीन के छूटे पसीने। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक इस वक्त एक ऐसा तूफान उठा है जो अमेरिका की सारी रणनीति को धूल चटा रहा है। जब वॉशिंगटन ने सोचा था कि भारत पर दबाव बनाकर उसे रूसी तेल से दूर किया जा सकता है, तो उसे ये अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली अपनी रणनीति से अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ साध लेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाकर रूसी तेल खरीद रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। रूस ने भारत को इतिहास का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर दिया, $11 प्रति बैरल से ज्यादा की छूट, जो अक्टूबर 2024 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। ये महज कच्चे तेल की कहानी नहीं है, ये दो देशों के बीच की उस अटूट दोस्ती की कहानी है जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। अब सवाल ये है कि आखिर रूस ने भारत को इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों दिया? कैसे भारत के लिए रूस अमेरिका से फिर से भिड़ गया है? अमेरिका की ट्रेड डील के बाद भी भारत रूस से तेल क्यों खरीदता रहेगा? रूस और भारत के बीच SU-57, S-500 जैसी कौन कौन सी बड़ी डील्स होने वाली हैं? क्या अमेरिका की कोशिश पूरी तरह फेल हो गई है? और क्या भारत ने दोनों तरफ से फायदा उठाने की बाजी जीत ली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर करिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और रूस ने भारत को इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों दिया? चलिए इस महाबिसात को एक एक करके खोलते हैं। फरवरी 2026 में अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील हुई, जिसमें ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल नहीं खरीदने का वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जिस पर अमेरिकी प्रतिबंध हैं, लेकिन ट्रंप की मर्जी से अब वो प्रतिबंध नरम किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर साफ किया कि वो किसी भी ऐसे देश से तेल नहीं खरीदेगी जिस पर प्रतिबंध हो, लेकिन रूसी तेल की खरीद को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। इसी बीच रूस ने एक तीर से कई निशाने साधे। पिछले 10 दिनों में रूस ने भारतीय रिफाइनरियों को यूराल्स ग्रेड कच्चे तेल पर $11 प्रति बैरल से ज्यादा का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, जो ब्रेंट क्रूड के मुकाबले एक रिकॉर्ड छूट है। आर्गस जैसी बाजार विश्लेषण फर्म के अनुसार 22 जनवरी 2026 तक यह डिस्काउंट $9.15 था, लेकिन अब यह $11 को पार कर गया है। ये छूट पिछले अक्टूबर 2024 में अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले की छूट से कम 3 गुना ज्यादा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये रूस का भारत के प्रति भरोसे और दोस्ती का सबूत है। रूस जानता है कि अगर भारत ने उसका तेल खरीदना बंद कर दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने पहले ही रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और भारत उसके सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन चुका है। 2022 में यूक्रेन संकट के बाद से भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में जबरदस्त बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2026 में लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गई थी, जबकि इसका चरम स्तर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा था। केपलर डेटा इंटेलिजेंस फर्म ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि निकट भविष्य में भारत का रूसी तेल से पूरी तरह अलग होना संभव नहीं है। पहली तिमाही और अगली तिमाही की शुरुआत तक भारत का आयात 1.1 मिलियन से 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बीच स्थिर रहने की उम्मीद है। केपलर के अनुमान के मुताबिक भारत को ब्रेंट की तुलना में यूराल्स से लगभग $9 प्रति बैरल की छूट मिल रही है, जो वेनेजुएला के बैरल की तुलना में लगभग $4 से $5 सस्ती है। इसका मतलब साफ है कि भारत के लिए रूसी तेल अभी भी सबसे सस्ता और फायदेमंद विकल्प बना हुआ है। अब सवाल यह है कि भारत इस खेल में क्या कर रहा है? क्या भारत अमेरिका को धोखा दे रहा है, या फिर वो एक बेहद चतुराई भरी रणनीति अपना रहा है? असलियत यह है कि भारत ने एक बहुत ही संतुलित और चालाक कदम उठाया है, जिसे जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग कहते हैं। भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील कर ली, जिसमें भारतीय सामानों पर लगे 25% के अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिया गया। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा हुआ, खासकर फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स
और आईटी सेक्टर को। दूसरी तरफ भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का कोई स्पष्ट वादा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील की पुष्टि तो की, लेकिन क्रूड ऑयल या किसी दूसरी खास बात पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। भारत ने सिर्फ यह कहा कि वो उन देशों से तेल नहीं खरीदेगा जिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं। लेकिन रूस पर पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ अमेरिका और यूरोप ने एक तरफा प्रतिबंध लगाए हैं। इसलिए भारत तकनीकी रूप से रूसी तेल खरीद सकता है। भारत की यह रणनीति दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापार संबंध मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी पुरानी और मजबूत दोस्ती को भी बरकरार रख रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर शक्ति बन चुका है, जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर स्तर पर फैसले लेने में सक्षम है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है वो किसी का गुलाम नहीं है, न अमेरिका का न रूस का। भारत अपनी जरूरत, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने लोगों के हित में फैसले लेता है। रूसी तेल भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सबसे सस्ता है और भारतीय रिफाइनरियां इससे पेट्रोल, डीजल और दूसरे प्रोडक्ट बनाकर घरेलू बाजार और निर्यात दोनों में मुनाफा कमाती हैं। अगर भारत महंगा तेल खरीदता है तो आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी। भारत सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए उसने रूसी तेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। अब बात करते हैं रूस की रणनीति की। रूस ने भारत को इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों दिया? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, रूस अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस के तेल निर्यात पर भारी असर पड़ा। भारत और चीन उसके सबसे बड़े खरीदार बन गए। अगर भारत ने खरीदना बंद कर दिया तो रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इसीलिए रूस ने भारत को लुभाने के लिए रिकॉर्ड डिस्काउंट दिया है। दूसरा, रूस भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। भारत रूस की दोस्ती सिर्फ तेल की नहीं है, यह रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में भी गहरी है। रूस जानता है कि अगर भारत को खुश रखा जाए तो वो लंबे समय तक एक भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। तीसरा, रूस अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि उसकी पकड़ भारत पर अभी भी मजबूत है। अमेरिका ने जितना दबाव डाला, उतना ही रूस ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए। चौथा, रूस अपने तेल के लिए नए बाजार तलाश रहा है और भारत एक विशाल बाजार है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। रूस इस मांग को पूरा करके अपने तेल निर्यात को स्थिर रखना चाहता है। पांचवां और सबसे अहम कारण यह है कि रूस भारत को चीन के खिलाफ अपनी तरफ रखना चाहता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है और दोनों देशों के बीच तनाव है। रूस जानता है कि भारत को अपनी तरफ रखकर वो एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इसलिए रूस ने तेल के अलावा रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को बड़े ऑफर दिए हैं। अब बात करते हैं उन बड़ी रक्षा डील्स की जो भारत और रूस के बीच होने वाली हैं या चर्चा में हैं। पहली और सबसे चर्चित डील है Su-57 फाइटर जेट की। रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 का पूरा तकनीकी ट्रांसफर और भारत में उत्पादन करने का ऑफर दिया है। यह एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक ऑफर है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सबसे उन्नत तकनीक इतनी आसानी से नहीं देता। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस ने दुबई एयर शो में Su-57 के लाइसेंस प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखा, जिसमें इंजन, सेंसर, स्टील्थ तकनीक और भारतीय हथियारों को इंटीग्रेट करने की पूरी सुविधा शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी, जहां पहले से 220 से ज्यादा Su-30 MKI विमान बनाए जा चुके हैं, वहां Su-57 का उत्पादन किया जा सकता है। यह डील भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना को अगले 2 दशकों में हर साल 35 से 40 फाइटर जेट शामिल करने होंगे, ताकि स्क्वाड्रन की कमी को पूरा किया जा सके। भारत अपने एमका कार्यक्रम पर काम कर रहा है, लेकिन विदेशी 5वीं पीढ़ी के विकल्पों की भी जांच कर रहा है। Su-57 का प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारत रणनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहा है। दिसंबर 2025 में पुतिन की यात्रा के दौरान इस पर प्रगति की उम्मीद थी और भारत रूस के बीच 16 समझौते हुए, जिनमें रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र शामिल थे। दूसरी बड़ी डील है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। रूस ने भारत को अपने सबसे उन्नत S-500 प्रोमेटी मिसाइल रक्षा प्रणाली की पेशकश की है, जो एक सरकार से सरकार के सौदे के तहत होगी और इसमें पूरी तकनीकी ट्रांसफर और संयुक्त उत्पादन की सुविधा शामिल होगी।
S-500 एक ऐसी मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और विमानों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, जो S-400 से कहीं ज्यादा है। भारत पहले से ही S-400 ट्रायम्फ सिस्टम का उपयोग कर रहा है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ भारत की रक्षा ढाल को मजबूत करता है। 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 सिस्टम के लिए $5.5 बिलियन का समझौता किया था, जिनमें से 4 डिलीवर हो चुके हैं और आखिरी यूनिट सितंबर 2026 तक आने की उम्मीद है। भारत 2 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन खरीदने में भी दिलचस्पी दिखा चुका है। रूस ने S-500 की पेशकश इसलिए भी की है क्योंकि उस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हुए हैं और वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे नहीं बेच सकता। इसलिए रूस ने भारत के साथ को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा है, ताकि भारत इसे बनाकर दूसरे दोस्त देशों को निर्यात कर सके। ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के साथ पूरी तरह फिट बैठता है। रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने दिसंबर 2021 में कहा था कि अगर भारत S-500 खरीदने की इच्छा जताता है तो वो सूची में सबसे पहले होगा। अब ये डील फाइनल होने के करीब है और भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने S-400 सिस्टम का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, जिसमें पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को रोका गया। इससे S-400 की अहमियत और साबित हो गई और S-500 इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तीसरी बड़ी डील है ब्रह्मोस मिसाइल के अगले संस्करण की। भारत और रूस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मिलकर विकसित किया है, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर है और यह मैक 2.8 की रफ्तार से उड़ती है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारत और रूस के बीच इसके अगले और भी उन्नत संस्करण के संयुक्त उत्पादन की बातचीत शुरू हो गई। मॉस्को ने इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा तकनीकी समर्थन दिया है। शुरुआती बातचीत हो चुकी है और अपडेटेड ब्रह्मोस का उत्पादन लखनऊ में नई बनी 300 करोड़ रुपए की फैसिलिटी में किया जाएगा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो ड्रो और एनपीओ मशीनों स्ट्रोइनिया के बीच मिलकर बना है। भारत ने अक्टूबर 2025 में 2 नए ब्रह्मोस एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किए, जिनकी कीमत लगभग $450 मिलियन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की, लेकिन ग्राहक देशों के नाम नहीं बताए। ये सौदे पिछले महीने साइन हुए और ये फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस के पहले नए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसने 2022 में 3 ब्रह्मोस कोस्टल डिफेंस बैटरी $322 मिलियन में खरीदी थी। भारत और इंडोनेशिया के बीच भी $450 मिलियन की ब्रह्मोस डील फाइनल होने के करीब है, जिसके लिए रूस की मंजूरी का इंतजार है। ये सब दिखाता है कि ब्रह्मोस दुनिया में एक मांग वाला हथियार बन चुका है और भारत रूस की यह साझेदारी एक्सपोर्ट में भी सफल हो रही है। चौथी बड़ी डील है S-400 के अतिरिक्त सिस्टम की। भारत ने पहले ही 5 S-400 यूनिट का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 4 डिलीवर हो चुके हैं और आखिरी 2026 में आने वाला है। लेकिन भारत 2 और S-400 स्क्वाड्रन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। 2018 के कॉन्ट्रैक्ट में एक फॉलो ऑन क्लॉज है, जो भारत को 5 और S-400 यूनिट उसी शर्तों पर खरीदने की अनुमति देता है। बस महंगाई और एक्सचेंज रेट के हिसाब से कीमत एडजस्ट होगी। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रमुख दिमित्री शुगेव ने सितंबर 2025 में कहा था कि भारत के पास पहले से S-400 है और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना है, यानी नई डिलीवरी हो सकती है। फिलहाल बातचीत चल रही है। ये भारत की एयर डिफेंस को और मजबूत करेगा, खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। 5वीं बड़ी डील है Su-30 MKI के संयुक्त उत्पादन का विस्तार। भारत और रूस पहले से ही Su-30 MKI का संयुक्त उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें 220 से ज्यादा विमान बनाए जा चुके हैं। दिसंबर 2025 में पुतिन की यात्रा के दौरान इस उत्पादन को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही T-90 टैंकों के संयुक्त उत्पादन पर भी बात हुई। ये सब मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाए जा रहे हैं और रूस इसमें पूरा सहयोग दे रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूसी संसाधनों की खरीद जारी रखी और मॉस्को ने इसकी सराहना की। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सबूत है। छठी बड़ी बात है Su-75 चेकमेट स्टील्थ फाइटर की।
रूस ने भारत को SU-57 के साथ साथ सिंगल इंजन वाले Su-75 चेकमेट स्टील्थ फाइटर की तकनीक भी ऑफर की है, जिसे भारत में बनाया जा सकता है। ये एक हल्का 5वीं पीढ़ी का विमान है जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत को पूरा कर सकता है। भारत 117 लड़ाकू जेटों के लिए MRFA टेंडर निकाल चुका है और Su-75 इसमें एक विकल्प हो सकता है। 7वीं बड़ी बात है SJ-100 रीजनल जेट का संयुक्त उत्पादन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस के USC के साथ लगभग 100 सीटों वाले SJ-100 रीजनल जेट को भारत में बनाने के लिए MOU साइन किया है। ये भारत के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम है और इससे भारत रूस के संबंध सिविल एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में भी मजबूत होंगे। 8वीं बड़ी बात है संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और रूस के बीच नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के महाजन रेंज में इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास हुआ, जो 15 अक्टूबर तक चला। इसमें दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद रोधी अभियान और इंटरऑपरेबिलिटी पर काम किया। सितंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल रूस में बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास झापाद 2025 में भाग लेने गया, जिसमें 57 भारतीय सेना के जवान, 7 भारतीय वायुसेना के जवान और 1 भारतीय नौसेना का जवान शामिल था। ये 7 दिनों का अभ्यास था, जिसमें पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान दिया गया। ये अभ्यास दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करते हैं और युद्ध के समय साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं। 9वीं बड़ी बात है द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार। 2024 से 25 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 68.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो महामारी से पहले के व्यापार से 5.8 गुना ज्यादा है। अगस्त 2025 में विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की दिशा में प्रगति तेज करने पर जोर दिया। दिसंबर 2025 में पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने संतुलित और टिकाऊ तरीके से व्यापार बढ़ाने के अपने साझा लक्ष्य की पुष्टि की। हालांकि तेल को छोड़ दें तो भारत का रूस के साथ कुल व्यापार 2024 से 25 में सिर्फ 12 बिलियन डॉलर था, जो दिखाता है कि व्यापार में तेल का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन दोनों देश इसे और विविध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत रूस को फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री उत्पाद, कंप्यूटर हार्डवेयर और स्टील जैसे उत्पाद निर्यात कर रहा है, जबकि रूस भारत को कच्चा तेल, कोयला, उर्वरक और रक्षा उपकरण भेज रहा है। भारतीय कंपनियां रूस के तेल, गैस, फार्मास्यूटिकल्स और IT क्षेत्र में काम कर रही हैं, जबकि रूसी कंपनियां भारत के ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। जून 2025 में भारत ने रूस को सिर्फ 316 मिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि 4.74 बिलियन डॉलर का आयात किया, जिससे एक महीने में 4.42 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। ये घाटा मुख्य रूप से ऊर्जा आयात के कारण है। भारत इस घाटे को कम करने के लिए अपने निर्यात बढ़ाने पर काम कर रहा है। अप्रैल 2025 में भारत और रूस ने 6 नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति जताई, जो भारत रूस कार्य समूह के 8वें सत्र का हिस्सा थी। ये परियोजनाएं व्यापार, तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास पर केंद्रित हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका इस सब पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए दबाव बनाया था और कैट्सा जैसे कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी। कैट्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसके तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस या ईरान जैसे देशों से रक्षा सौदे करते हैं। लेकिन अमेरिका ने भारत को इस कानून से छूट दी है, क्योंकि वो जानता है कि भारत चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में अपनी तरफ रखना चाहता है, इसलिए वो भारत पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ट्रंप ने ट्रेड डील करके यह सोचा कि भारत को अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन असलियत यह है कि भारत ने दोनों तरफ से फायदा उठा लिया। भारत को अमेरिका से ट्रेड सरप्लस मिला, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और कम खरीदता है, जबकि रूस के साथ भारत ट्रेड डेफिसिट में है, यानी ज्यादा खरीदता है और कम बेचता है। लेकिन भारत रूस से जो सस्ता तेल खरीदता है, उससे उसे घरेलू बाजार में फायदा होता है और वो उस तेल को रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा कमाता है। अमेरिका की कोशिश पूरी तरह फेल हो गई है, क्योंकि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रखा है। अब अंतिम सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या भारत रूसी तेल पूरी तरह छोड़ देगा या फिर वो अपनी रणनीति जारी रखेगा? सभी संकेत यही बता रहे हैं कि भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखेगा,
लेकिन धीरे धीरे इसे कम कर सकता है। भारत अपने तेल आयात को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है और मध्य पूर्व, अमेरिका, गुयाना और ब्राजील जैसे दूसरे देशों से भी तेल खरीद रहा है। लेकिन जब तक रूसी तेल सबसे सस्ता रहेगा, भारत उसे खरीदता रहेगा। रूस भी भारत को बांधे रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और रक्षा के क्षेत्र में बड़े ऑफर दे रहा है। भारत रूस की दोस्ती सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह रणनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों पर साथ मिलकर काम करते हैं। भारत रूस को एक भरोसेमंद दोस्त मानता है, जबकि अमेरिका के साथ संबंध व्यावहारिक और रणनीतिक हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी देश है, जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी के दबाव में नहीं आता। भारत की यह रणनीति दुनिया के लिए एक सबक है कि कैसे एक देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रख सकता है और दो महाशक्तियों के बीच संतुलन बना सकता है। भारत ने दिखा दिया है कि वो न किसी का गुलाम है, न किसी की कठपुतली। भारत अपनी मर्जी का मालिक है और अपनी शर्तों पर खेलता है। यही नए भारत की पहचान है, यही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह रणनीति सही है? क्या भारत को रूस के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए या फिर पूरी तरह अमेरिका की तरफ झुक जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत अपने घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाकर तेल आयात पर निर्भरता कम करने की तैयारी कर रहा है और राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिले तेल के विशाल भंडार से भारत कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। उस धमाकेदार खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।